यूक्रेन वार के बारे में उन्होंने कहा था कि मैं ख़त्म करूंगा, तो अभी तक उस सिलसिले में कोई सरगर्मी नज़र नहीं आई। नहीं, देखिए मुलाकातें हो रही हैं, इतना इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट दैट इजी। पुतिन इज़ अ वेरी नेशनलिस्ट और बड़े अरसे से वहाँ पे वो चल रहे हैं। वो किसी टर्म्स पे रशियन इंटरेस्ट को वो नहीं नज़रअंदाज करेंगे, इतना आसान नहीं है। और लेकिन उस पर मुसलसल डायलॉग हो रहा है। पिछले दौर में तो डायलॉग भी नहीं था, पिछले दौर में तो बस लॉटरी निकली थी लोगों की। मैं खुद ख़ासकर मिडल ईस्ट में मैं बिज़नेस करता हूँ, आप जाके किसी से पूछ लें वहाँ पे किस तरीके से यूक्रेन और रशिया से पैसा आ रहा है वहाँ पे, लेकिन वो सारा अमेरिकन पैसा है, सारा अमेरिकन पैसा, वो सारा अमेरिकन पैसा, सारा अमेरिकन पैसा। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन उसने तो अपने करीबी इत्तेहादी और मसलन यूरोपियन को भी नाराज़ कर दिया, तो ये अमेरिका को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं? देखें, आइसोलेशन मैं एग्री करूँगा आपके इस बात से, लेकिन दोस्तों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो जापान अमेरिका का सबसे बड़ा करीबी दोस्त है। 300% टैरिफ लगाते थे वो अमेरिका के चावलों पे। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का बहुत दोस्त है, लेकिन उन्होंने अमेरिका का बीफ वहाँ पे बैन कर रखा है। ये किस किस्म के दोस्त हैं जो आपको 200-200%, 300-300% टैरिफ आप पे लगाते हैं? आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये नहीं कहा कि उनको सजा देनी है, लफ्ज़ देखें उनका, लफ्ज़ है रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है कि आप जितना टैक्स लगाएंगे हम उतना टैक्स लगाएंगे। तो इसमें नाइंसाफ़ी कहाँ है? लेकिन चाइना के साथ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ नहीं है? देखें, पिछले 15 साल से अमेरिकन जितने थिंक टैंक हैं, अमेरिकन जितने पॉलिसी रिलेटेड लोग हैं, उन्हें 15 साल से उन्होंने देख लिया था कि चाइना के हमें दुनिया में अगर देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ी थ्रेट होगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका की सुप्रीमेसी की 3 चीज़ें हैं, इकानमी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेंथ। और इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिका का सिर्फ एक ही अपोनेंट है, वो चाइना है। तो पिछले सदूर जो थे वो इस काबिल ही नहीं थे कि चाइना की आंखों में आंखें डाल सकें। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी पिछली टर्म के अंदर टैरिफ बढ़ाया था, बाइडन साहब ने आके चाइना का टैरिफ जो था वो ख़त्म नहीं किया था, उसको एंजॉय करते रहे। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज़ आइडेंटिफाइड इट कि चाइना इज़ द ओनली अपोनेंट वी हैव टू गो आफ्टर, और वो उसके पीछे सीरियस हैं, अपना मैंडेट डिलीवर करेंगे। 4 साल अफसोस के साथ है, कई लोग इस वक्त दुनिया में समझते हैं कि क्या वजह है डोनाल्ड ट्रंप क्यों पैनिक नज़र आते हैं। वाकई पैनिक नज़र आते हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास सिर्फ 4 साल है, क्योंकि दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो 4 सालों के अंदर, पहले साल के अंदर वो अपने सारे टफ डिसीजन लेंगे, फिर दूसरे साल उससे कम डिसीजन, और इसी तरीके से वो 4 साल, और आखिरी साल के अंदर वो अपने इलेक्शन की तैयारी कराएंगे अगले रिपब्लिकन सदर के लिए। तो दर हकीकत जब टाइम कम और मुकाबला सख्त हो तो फिर आप पैनिक ही नज़र आते हैं। लेकिन उल्टा पैनिक तो ट्रंप साहब नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक मरतबा बढ़ा दिए, फिर दरमियान में और बढ़ा दिए, फिर कुछ वापस ले लिए, कुछ को मोहलत दे दी, चीन के कुछ एग्जाम कर दिए। उसके मुकाबले में चीनी क़यादत बड़ी आराम के साथ और सुकून के साथ वो अपना जवाब दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इसमें अल्टीमेटली नुकसान अमेरिका का होगा और चीन के जो पावर बनने की सलाहियत है वो और बढ़ जाएगी? नहीं, बढ़ने की सलाहियत देखें, अगर आप चाइना के इंटरनल हालात देखें, इस वक्त उनका रियल एस्टेट सेक्टर और कई सेक्टर जो हैं वो उनके हालात ख़राब हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये बात है, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट शी जो हैं वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते जिस तरह अमेरिका में होते हैं। पुतिन साहब को अगले टर्म की फ़िक्र नहीं है। वो किसको फ़िक्र है? वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को फ़िक्र है कि मैंने मैंडेट डिलीवर करना है। प्रेसिडेंट शी आज मैंडेट डिलीवर ना करे तो कोई रिमूव नहीं कर सकता उनको। कांग्रेस और सेनेट के इलेक्शन में उनको चैलेंज नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। इसीलिए वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ही ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली दैन चाइनीज़ और द रशियंस। लेकिन अमेरिकन की 2-3 हवालों से क्रेडिबिलिटी थी और पूरी दुनिया में उनकी मिसालें दी जाती थी। एक तो इमिग्रेशन का था, और दूसरा उसके साथ साथ ये भी था कि नौकरी और जॉब का तहफ़्फ़ुज़। उन्होंने एक ही हफ़्ते में हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया, हत्ता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दी। इसकी मिसाल मैं देना चाहूँगा साफ़ी साहब के कोविड के बाद फेडरल गवर्नमेंट, ये फैक्ट है, रियलिटी है, लेकिन लेफ्ट विंग मीडिया इसको बताता नहीं है, जिसको हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब फेक न्यूज़ कहते रहे हैं। अगर देखा जाए तो कोविड के बाद फेडरल गवर्नमेंट आज भी 90% बंद थी, वर्क फ्रॉम होम हो रहा था वहाँ से। वॉशिंगटन डीसी की 90% फेडरल एम्प्लॉयज़ दे वर वर्किंग फ्रॉम होम। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये देखा अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि फेडरल एम्प्लॉय तो काम ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो वैसे क्रूज कंट्रोल पे चल रही है।
तो इसी वजह से उन्होंने आके जो चीज़ें, करप्शन जिन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थी उनको बंद किया। और फिर उसके बाद मैं इमिग्रेशन की तरफ आना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट एन एंटी इमिग्रेशन, वो खुद एक इमिग्रेंट के पोते हैं। उनकी 2 बीवियाँ, 3 बीवियों में से 2 बीवियाँ इमिग्रेंट, न्यूयॉर्कर हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाला बंदा एंटी इमिग्रेशन नहीं हो सकता। हाँ, वो ये ज़रूर कहते हैं कि दीवार फैलांग करना आओ, सामने के दरवाजे से आओ। उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी थी, 2 चीज़ें इमिग्रेशन किस तरह, उन्होंने गोल्डन वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया है कि अगर आप 5 मिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको गोल्डन वीज़ा देंगे, जो सिटीजनशिप भी जिससे आपको मिलेगी। दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जो बच्चा यहाँ के आके पढ़ेगा, डिग्री लेगा, हम उसको ग्रीन कार्ड देंगे। तो दर हकीकत ही इज़ नॉट एंटी इमिग्रेशन, ही इज़ एंटी सिस्टम के बॉर्डर से लोग आ रहे हैं जिनका कोई पता नहीं है कि क्यों आ रहे हैं। आइदर वो अमेरिका में आके धमाके करना चाहते हैं, अमेरिका में ड्रग बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और दूसरा, मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अमेरिकन वैल्यूज़ के साथ अलाइंड नहीं हैं, अगर आप अमेरिकन लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, आपको अगर इस चीज़ के बारे में मुगालता है कि अमेरिका इज़ अ क्रिश्चियन कंट्री, तो आपको अमेरिका में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अमरीकी जो दूसरी जगह जाते थे और मुदाखलत करते थे, और अभी तक ये उसी का तसलसल है कि यूक्रेन में भी वो जाते थे, अफ़गानिस्तान में भी वो जाते थे, मिडल ईस्ट में भी वो जाते थे। तो अब जो मिडल ईस्ट वो जा रहे हैं, तो क्या एजेंडा है उनका? देखिए, इस वक्त साफ़ी साहब, मेरी नज़र के अंदर अगर देखा जाए तो 2025 दौर आ चुका है कि जंगें, मैं उसमें इंसान नहीं लड़ेगा, ड्रोन से जंगें होंगी, मिसाइल के साथ जंगें होंगी, और उसके बाद इकानमी के साथ जंगें होंगी, नॉलेज की जाए। आज मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज किसी कंट्री का इंटरनेट आज बंद कर दिया जाए, उसकी आर्मी नेवी सारी उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। तो देखा जाए तो जंगों की नौयत तब्दील हो चुकी है। इस वक्त ज़रूरत थी कि अमेरिका अपनी किसी और तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करे, और वो कर रहे हैं। मैग्निफिसेंट 7 जो बड़ी कंपनियां हैं इस वक्त, आप देखें ताइवान वहाँ पे जाके माइक्रोचिप्स बनाने के बारे में सोच रहा है, और इस तरह की कई स्पेस के अंदर टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जिस पे आज भी अमेरिका जो है उसकी मनापली है, और उस मनापली को मेंटेन रखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा चीमा साहब कि दुनिया के अंदर जंगों के जो पुराने असूल थे उसमें इन्वेशंस होती रही है। अलेक्जेंडर पाकिस्तान आया था, तो अगर देखा जाए तो वो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर। अगर देखा जाए तो रशिया पूरे यूरोप में जर्मनी तक चला गया था। अगर देखा जाए तो चाइना नॉर्थ कोरिया तक और वियतनाम कंबोडिया तक चला गया था। तो अगर देखा जाए तो अमेरिका वाज द सोल सुपर पावर, वो अपने एलाइज के साथ जाता रहा है। अब देखें, यूरोप को मार्शल प्लान दिया था, और यही एक ट्रेजेडी है कि मार्शल प्लान दिया था कि डिफेंस हम करेंगे, और लेकिन यूरोप उसको अब्यूज़ करता रहा है, नेटो में अपने पैसे नहीं देता रहा, अपनी जंगें खुद नहीं लड़ता रहा। और आज टाइम आ चुका है कि अमेरिका इज़ री थिंकिंग अबाउट इट। मेरे ख्याल में जिस तरह मैं एक प्रॉपर इसका वर्ड है, द वर्ड इज़ रिकैलिब्रेशन हो रही है पूरी दुनिया की, और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज़ द ओनली पर्सन हु वाज एबल टू डू इट और हैज़ एबिलिटी टू डू इट, एंड ही इज़ डूइंग इट। अच्छा, हमारे बारे में बाकी दुनिया तो वो जाने और उनका काम जाने, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग एलाई विद द यूएस, और आज से नहीं है, 1947 से है। और देखा जाए, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जब डिवीज़न हुई आपकी, जब इंडिपेंडेंस हुई, तो भारत एक बहुत बड़ा कंट्री था, मिलिट्री के साथ ज़्यादा सोर्सेज वहाँ चले गए। तो लेटर ऑन यू बिकेम अ डिफेंस स्टेट, अ गैरिजन स्टेट, और आज वो आपकी ज़रूरत है। आप उस एलिमेंट को अपने सिस्टम में से, उसमें से नहीं निकाल सकते। यू हैव टू रियलाइज इट। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा, जेडी वैंस साहब ने रिसेंटली कहा म्यूनिख के अंदर कि जमहूरियत का एक एजेंडा, एक मॉडल हर जगह फिट नहीं आता। जमहूरियत के मुख्तलिफ मिजाज हैं। तो आज आपकी एक मजहबी / सियासी पार्टी ने बिलियंस डॉलर्स की बारिश की है वहाँ पे, जहाँ पहले कहते रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, फिर उसके ऊपर जलसे करते रहे हैं एंटी अमेरिकन सेगमेंट पे, लेकिन टस से मस नहीं हुए। उन्हें पता है कि वी हैड अ रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और आज भी अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सीलेंट है, और ये इसी तरह रहेंगे। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ इंटरेस्टेड इन वाचिंग हिज इंटरेस्ट, एंड ही वांट्स पाकिस्तान टू बी सेफ एज एन एलाई। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो आज भी रिलेशनशिप आज के आपके ठीक हैं, चाहे आप उसको अफ़गानिस्तान के तनाज़र से देखें,
चाइना के तनाज़र से, ईरान के तनाज़र से, लेकिन योर जियोग्राफिक लोकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट कि इसको इग्नोर नहीं लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स लग रहे हैं लॉबिंग के लिए, तो उस अमेरिका में तो लॉबिंग काम दिखाती है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को माइल नहीं करेंगे उस तरफ? पे बड़ा जोर लगाया उन्होंने। हाँ, बहुत जोर लगाया, कम थोड़ी जोर लगाया। फ्रीडम एक्ट कर रहे हैं जी। आप सोचें उनसे अफसोस के साथ, ये मैं साफ़ी साहब, ये यहाँ का पैसा किस तरह लग रहा है ज़रा देखें। 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 7 करोड़ पाकिस्तानी भिखारी हैं। कोई मुझे जवाब दे सकता है कि आरफ अलवी साहब का CNN पे 3 मिनट के सेगमेंट के लिए कितने मिलियन डॉलर लगे होंगे? आरफ अलवी साहब इज नॉट रेलिवेंट फॉर CNN। आरफ अलवी हैज नथिंग टू डू विद ऑन अमेरिकन चैनल। उनको जाने के लिए कितना पैसा लगाओ? 127 आर्टिकल लिखे गए हैं फॉरेन जरीदों के अंदर। कोई बता सकता है कितने मिलियन डॉलर्स लगे हैं उनके ऊपर? इस पाकिस्तान का पैसा है, जहां से भी है वो जा रहा है, लग रहा है। हो सकता है उन्होंने उनकी हैसियत और चार्म और एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी होने के नाते लिखे हो। मुझे ये बताएं, यकीन करें, पाकिस्तान, मैंने कई दफ़ा अमेरिकन से पूछा है कि वेयर इज़ पाकिस्तान, किसी को कोई पता नहीं पाकिस्तान कहाँ है, किसी को कोई पता नहीं जियोग्राफिकली वेयर यू लोकेटेड एट। आप अगर देखा जाए खान साहब को, मैं समझता हूँ आप किसी अफगानी से कहीं से पूछ लें, कई और दूसरे लोगों से पूछ लें हु इज़ इमरान खान, पीपल हैव नो क्लू अबाउट। इतना चार्म है कि वो आपके इश्क में CNN पागल हो जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये जो इतने सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने खतूत लिखे और ये सब कुछ हुआ, तो जाहिर बात है कि वो पॉपुलर है, इसलिए इनसे पूछें, नहीं कोई पॉपुलर नहीं। इनसे पूछें कितनी लॉबी फर्मों को कितना पैसा दिया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ पिछले 30 साल से। कोई कांग्रेसमैन, सेनेटर जो है वो बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी इंटरेस्ट के एक कदम नहीं चलता। लेकिन दुख की बात है कि आपने पहले इस गेम को चलाया एब्सोल्युटली नॉट से, फिर आपने रजीम चेंज पे 55 जलसे किए, फिर आपने उन्हीं कांग्रेसमैनों के जाके आप उनके कदमों में हैं। आज आप वहाँ के एक ट्वीट के लिए तड़प रहे हैं, आप एक टेलीफोन कॉल के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं, उनकी आंखें बंद हैं। और अपने बच्चे आपके ठंडे माहौल में सारा कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ के बच्चों की डायरेक्शन आप तालिबान की तरफ कर देते हैं। यहाँ के बच्चों को आप कहते हैं जिहाद करें। आप, ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अपने बच्चे क्यों नहीं बुलाते इस जिहाद के अंदर? ये क्या वजह है? लेकिन यहाँ के बच्चे, मैं इन बच्चों को भी ब्लेम नहीं करता, इन बच्चों के माँ बाप को ब्लेम करता हूँ। अगर आपका जवान बच्चा शाम को घर नहीं आता, आपकी बच्ची घर नहीं आती, तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि ये सारा दिन कहाँ फिर रहा है, किन जलसों में जा रहा है, कि ये पढ़ क्यों नहीं रहे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, मैथ पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे आप? क्या वजह है? ये सियासत नहीं, जिहाद, ये कौन सा स्लोगन है भाई? आज आपके एक पार्टी काले जादू की तरफ जा रहे हैं, काले बकर, काले जादू, ये क्या है सारा सिलसिला? मैं तो बल्कि किसी इस्लामी स्कॉलर से, साफी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस्लाम में इसकी इजाज़त है? नहीं, मैं तो खैर स्कॉलर नहीं हूँ, मैं तो मामूली साधना सा एक गुनहगार मुसलमान हूँ। ये जो अभी 3 कांग्रेसमैन आए हुए हैं, तो ये किस मकसद के लिए आए हुए हैं? देखें, ये भी इनके अगर देखा जाए तो इनके कहीं ना कहीं से सपोर्ट है, फाइनेंशियल लॉबी किसी की ना कोई तो इसके पीछे होगा। वरना दुनिया के आपको पता है यहाँ आने के लिए 24 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो वैसे तो नहीं आते। इनको इतना पाकिस्तान से को मोहब्बत इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी। अब मैं किन किन के नाम मैं चाहता नहीं कि लूँ, लेकिन ये भी किसी सिस्टम के ज़रिए आए हैं यहाँ पे। नहीं तो उनके एजेंडे में कोई इमरान खान से मुतालिक बात थी? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। उनके लाने वाले अगर उनको कहें शायद तो पुश करें, तो शायद कोई एक आध ट्वीट कर दें, जिस तरह पहले भी करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इतना उनको इश्क इमरान है कि वो उसमें पागल होते फिर रहे हों।